हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 6 की इंग्लिश की बुक न्यू इमेजेस के चैप्टर 6 टू द कुकू, जो कि एक पोएम है। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही शॉर्ट स्वीट एंड ब्यूटीफुल पोएम है ये। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। लेकिन उससे पहले हम इसका जो ऑथर है उसके बारे में जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ इसके राइटर हैं, जो कि 1770 में जिनका जन्म हुआ था और 1850 में जिनकी डेथ हुई थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे राइटर का नाम है। पोएट का नाम है वॉज एन इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश के कवि थे वो। ही वॉज बॉर्न इन कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। इंग्लैंड के कम्बरलैंड के कॉकरमाउथ कस्बे में वो पैदा हुए थे। ही यूज्ड टू ऑफन गो ऑन लॉन्ग वॉकिंग टूर्स इन फ्रांस एंड दीज इंस्पायर्ड हिम टू राइट हिज वेरी फर्स्ट वर्क्स। वो अक्सर वॉकिंग टूर्स यानी पैदल यात्राओं पे जाया करते थे फ्रांस में, और इसीलिए इसी चीज़ ने, उनकी पैदल यात्राओं ने उनको प्रेरणा दी थी कि उनके जो सबसे पहले वर्क्स थे, जो सबसे पहली लेखनी उनकी थी, कविताएं वगैरह, वो उन्होंने अपनी पैदल यात्राओं से इंस्पायर होकर लिखी थी, जो कि थी एन इवनिंग वॉक 1793 में आई थी, एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 में ये भी आई थी। Wordsworth's love of nature is evident in his poems such as I Wandered Lonely as a Cloud and The Solitary Reaper. उनका जो प्रकृति के प्रति प्रेम था वो पूरी तरह से दिखाई देता है उनकी पोएम्स में, इन दोनों पोएम्स में जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं। His collection of poetry, Lyrical Ballads 1798 brought him into the limelight. उनकी जो कविताओं का एक संकलन था जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स, जो 1798 में पब्लिश हुई थी, वो उनको लाइमलाइट में ले आई थी, यानी कि इससे उन्हें बहुत ही एक अच्छी पहचान मिल गई थी। द प्रील्यूड, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, एक ऑटोबायोग्राफी वो होती है जब इंसान अपने बारे में कोई जीवनी वगैरह ऐसा लिखता है, तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब जीवनी। तो एक जीवनी के रूप में जो कविता के रूप में जो जीवनी लिखी गई थी, द प्रील्यूड वॉज पब्लिश्ड पोस्ट ह्यूमसली, उनके मरणोपरांत ये पब्लिश हुई थी, उनकी डेथ के बाद में। ही वॉज इंग्लैंड्स पोएट लॉरिएट फ्रॉम 1843 अंटिल हिज डेथ। 1843 से लेके अपनी मृत्यु तक होने तक वो इंग्लैंड के राज कवि थे। टू द कुकू वॉज पब्लिश इन 1804। टू द कुकू जो हमारी ये पोएम है 1804 में पब्लिश हुई थी। वर्ड्सवर्थ वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेचर एंड द सेम कैन बी सीन इन दिस पोएम। वर्ड्सवर्थ जो है हमेशा से प्रकृति की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, और इस पोएम में भी ये हम साफ देख सकते हैं। द स्पीकर इज सीन वॉन्डरिंग इन द वैली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। ये पोएम किस पे आधारित है कि जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन मीन्स जो गर्मियों से पहले का जो सीज़न होता है, बाहर का मौसम जिसे हम कहते हैं, बसंत का मौसम, उस समय वो एक वैली, एक घाटी के अंदर ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं। ही इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सॉफ्ट ट्यून्स ऑफ कुक्कू, और घूमते हुए वो आकर्षित हो रहे हैं कोयल की एक सॉफ्ट सी जो मधुर वाणी होती है उसकी तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं। द पोएम इंक्लूड्स मैनी आर्केक और ओल्ड फैशन वर्ड्स दैट आरंट कॉमनली यूज्ड एनीमोर। इन आर्केक मीन्स प्राचीन, एंड ओल्ड फैशन जिनका अब चलन नहीं रहा है, पुराने समय में जिनका चलन था। तो पोएम में से बहुत सारे शब्द हैं जो कि बहुत ही प्राचीन हैं और ओल्ड फैशन हो चुके हैं, और जिनका कि आजकल कॉमनली ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो आइए देखते हैं पोएम। मैंने इसके पहले के 5 चैप्टर्स और उनकी एक्सरसाइज भी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो अगर आप दूसरे चैप्टर्स का भी एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को एक बार विजिट करिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं चैप्टर 7 और उसके बाद के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके कम्युनिटी टैब में जाके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, या आप और कौन से चैप्टर्स का वीडियो पहले चाहते हैं। तो आइए पोएम की तरफ चलते हैं। ओ ब्लिथ न्यू कमर आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस। सी ओ ब्लिथ, ब्लिथ का मतलब होता है, जैसे आपकी बुक में भी दे रखा है, हैप्पी एंड केयर फ्री, बट हिंदी अगर वर्ड हम कहें तो जिंदा दिल। तो एक जो जिंदा दिल जो बहुत ही खुश मिजाज होता है उसको कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं, कुक्कू से कह रहे हैं, ओ ब्लिथ न्यू कमर,
कि हे जिंदा दिल अजनबी, न्यू कमर मीन्स अजनबी, हे जिंदा दिल अजनबी आई हैव हर्ड, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है। आई हियर दी एंड रिजॉइस, दी का मतलब होता है तुम, यू, योर, है ना, इन सब के लिए यहाँ पर दी, दो, इस तरह के वर्ड यूज हुए हैं। जैसा कि हमने पोएम के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अब चलन में नहीं है लेकिन उस समय के प्राचीन शब्द हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि 1804 में ये पब्लिश हुई थी, तो अब से लगभग 120 साल पुराने वर्ड्स की पोएम है, उस समय रची हुई है, तो तब जो चलन में वर्ड्स थे वो इसमें है। तो दी का मतलब है तुम। आई हियर दी एंड रिजॉइस, रिजॉइस मीन्स आनंद, तो मैं तुम्हें सुनता हूँ और बहुत ही आनंदित होता हूँ, मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। ओ कुक्कू शैल आई कॉल दी बर्ड और बट अ वांडरिंग वॉइस, वांडरिंग मीन्स भटकती हुई, यहाँ से यहाँ घूमती हुई। तो वो कवि कह रहे हैं ओ कुक्कू कि हे कोयल, क्या मैं तुम्हें एक बर्ड कहूँ, एक पक्षी कहूँ, या मैं तुम्हें एक भटकती हुई सी आवाज़ कहूँ। वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, भटकती आवाज़ क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब हमें ये नेक्स्ट स्टेंजा में मिलेगा। वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास दाई टू फोल्ड शाउट आई हियर, दाई मीन्स तुम्हारा, तो जबकि मैं ग्रास के ऊपर लेटा हुआ हूँ, घास के ऊपर मैं यहाँ मैदान में लेटा हुआ हूँ, तो तुम्हारी टू फोल्ड मीन्स दोहरी, शाउट आई हियर, तुम्हारी जो दोहरी आवाज़ है वो मैं सुन सकता हूँ। दोहरी आवाज़, फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास एट वंस फार ऑफ एंड नियर, ऐसा लगता है कि हिल टू हिल, पर्वत से पर्वत ये इधर से उधर पास हो रही है और एक पल को लगता है कि अभी ये बहुत दूर है, फार ऑफ, और अगले ही पल लगता है कि बहुत पास में है। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि दोहरी आवाज़ या हिल टू हिल, आपने कभी ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा अगर आप पहाड़ों पे गए होंगे, अगर हम चिल्लाते हैं ज़ोर से तो हमारी इको साउंड आती है ना, एक आवाज़ फिर बार बार लौट के आती है। जैसे कि हम किसी खाली कमरे में होते हैं और ज़ोर से बोलते हैं तो वहाँ पर भी हमारी साउंड जो है इको होती है, एक ही आवाज़ बार बार आती है। तो वहाँ पर कोयल एक बार बोलती है लेकिन आवाज़ उसकी फिर से टकरा कर वापस आती है, इको साउंड, इसीलिए कहा है कि दोहरी आवाज़ और हिल टू हिल पता ही नहीं चलता है कि किधर से आवाज़ आती है, ऐसा लगता है सब तरफ से आ रही है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि हिल टू हिल ऐसा लगता है पास हो रही है, कभी लगता है बहुत दूर है और कभी लगता है बहुत पास है। दो बैबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, हालांकि इस सनशाइन, वेल का मतलब वैली, वैली घाटी, और बैबलिंग वैसे नदी की आवाज़, और यहाँ पर टॉकिंग कंटिन्यूसली, है ना। तो इस लाइन में पोएट ये कहना चाह रहे कि ये जो वैली है जो धूप और फ्लावर्स से भरी हुई है ना, यानी चमकती हुई फूलों से भरी वादियाँ इतनी खूबसूरत, यहाँ पर केवल नदी की आवाज़ आ रही है। दो ब्रिंगेस्ट अन टू मी ए टेल ऑफ विजनरी आवर्स, तुम जो है, दो मीन्स तुम, ब्रिंगेस्ट यानी लाना, अगेन ये पुराने चलन का वर्ड है, एंड अन टू मीन्स तक, तो कि तुम जो है मुझे, हालांकि यहाँ पर केवल नदी की आवाज़ आ रही है लेकिन तुम जो है मुझे विजनरी आवर्स, मतलब काल्पनिक जो एक टेल होती है, कहानी होती है, उसकी तरफ ले जा रही हो, यानी कि ये सब जो इतना खूबसूरत है तुम्हारी आवाज़ की वजह से मुझे ये सब किसी काल्पनिक कहानी की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, कवि कोयल से कह रहे हैं कि स्प्रिंग सीजन की डार्लिंग, स्प्रिंग सीजन की प्रियतमा, बसंत की प्रियतमा, मैं तुम्हारा 3 बार स्वागत करता हूँ। 3 बार स्वागत क्यों कहा है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना वेलकम वेलकम वेलकम, या फिर हिप हिप हुर्रे 3 बार कहा जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन क्लैप्स जो की जाती हैं वो भी 3 बार की जाती हैं। तो कुछ चीज़ें इस तरह से एक एक चलन होता है कि 3 बार करते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा 3 बार स्वागत करता हूँ बसंत की प्रियतमा। इवन येट दो आर्ट टू मी, हालांकि ये तुम अभी तक मेरे लिए किसी कला की तरह ही हो, मतलब किसी कला की तरह हो जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, तुम मेरे लिए कोई पक्षी नहीं हो बल्कि कोई इनविजिबल, अदृश्य, कुछ न दिखने वाली चीज़ हो। अ वॉइस, अ मिस्ट्री, तुम मेरे लिए एक आवाज़ हो, एक रहस्य हो, है ना, क्योंकि वो उसको देख नहीं पा रहे हैं, केवल सुन पा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक तुम ये जानना भी मेरे लिए कला है कि तुम क्या हो, तुम पक्षी नहीं हो मेरे लिए बल्कि एक अदृश्य कोई चीज़ हो, एक आवाज़ हो, एक रहस्य हो। द सेम whom इन माई स्कूल बॉयज डेज आई लिसन टू, तुम बिल्कुल वैसी आवाज़ हो जैसे कि मैं अपने स्कूल बॉयज़, जब मैं स्कूल बॉय था, एक स्कूल में पढ़ने वाला जब एक लड़का था,
उन दिनों में जैसी मैं आवाज़ सुना करता था, दैट क्राई, क्राई मीन्स यहाँ पर रोना नहीं है बट वो आवाज़ है। तो कि जो मैं आवाज़ सुना करता था बिल्कुल वैसी ही तुम्हारी आवाज़ है। विच मेड मी लुक 1,000 वेज इन बुश एंड ट्री एंड स्काई, जो कि मुझे 1000 रास्तों पे देखने को मजबूर करती है, जैसे कि झाड़ियों में, पेड़ पे, आसमान में। मैं यही देखते रहता हूँ कि शायद आवाज़ यहाँ से आई, वहाँ से आई, है ना? तो वो कह रहे हैं जैसे स्कूल डेज़ में मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता था और 1000 रास्तों पर तुम्हें देखने की कोशिश करता था, ऐसे ही अभी भी मुझे बिल्कुल तुम्हारी आवाज़ वैसी ही लग रही है और मैं फिर से तुम्हें झाड़ियों में, पेड़ों में और आसमान में ढूँढ रहा हूँ। टू सीक दी, सीक का मतलब होता है तलाश करना और दी मीन्स वही तुम। डिड आई ऑफन रोव, रोव का मतलब घूमना फिरना, ऐसे ही भटकना। थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी तलाश में मैं इधर उधर भटकता रहा हूँ। कहाँ पर? जंगलों के बीच में या फिर ग्रीनरी, हरियाली के ऊपर मैं हमेशा तुम्हारे लिए भटकता रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। एंड दो वर्ट स्टिल अ होप, अ लव स्टिल लॉन्च्ड फॉर नेवर सीन। वर्ट मीन्स वॉज के लिए उस समय वर्ट वर्ड यूज होता था। तो लेकिन तुम जो है हमेशा से मेरी एक उम्मीद थी, एक प्यार थी, मैं अभी तक जिसका इंतजार कर रहा हूँ और जिसे मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ। एंड आई कैन लिसन टू दी येट कैन लाई अपॉन द प्लेन, और मैं तुमको लेकिन अभी तक सुन सकता हूँ और मैं इन प्लेन्स के ऊपर लाई यानी लेट सकता हूँ और तुम्हें सुन सकता हूँ। एंड लिसन टिल आई डू बैक इट दैट गोल्डन टाइम अगेन, और मैं तब तक तुम्हें सुनता रहूँगा जब तक कि मुझे वो अपना गोल्डन टाइम, अपना सुनहरा समय फिर से नहीं मिल जाता। यानी कि मैं जब तक तुम्हें सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं अपने उस सुनहरे समय में फिर से लौट गया हूँ, अपने बचपन के जो स्कूल डेज हैं उसमें लौट गया हूँ। ओ ब्लेस्ड बर्ड, द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल, कि हे ब्लेस्ड बर्ड, ब्लेस्ड यानी भगवान के आशीर्वाद से सुसज्जित पक्षी, ये जो धरती है जिसके ऊपर हम चलते हैं, हम कदम रखते हैं, ये फिर से मुझे आज बिल्कुल वैसी ही लग रही जैसे पहले लगती थी। अगेन इसलिए लिखा है क्योंकि पहले भी ऐसा लगता था। तो अपीयर्स टू बी ऐसे लग रही है मुझे जैसे अनसब्सटेंशियल, मतलब जिसमें कोई तत्व ना हो, जिसमें कुछ भी सत्य नहीं है। ये अर्थ बिल्कुल मुझे ऐसे लग रही है जैसे इसमें कुछ भी सच नहीं है। फेयरी प्लेस, जैसे कोई ये परीलोक हो। परीलोक में सुनते हैं ना अपन, परी थी, इतना सुंदर महल था और ये था, तो बिल्कुल परीलोक की तरह मुझे लग रही है। दैट इज फिट होम फॉर दी, और ये परीलोक जो है, परीलोक ही तुम्हारे लिए फिट है, तुम्हारे रहने के लिए सबसे अच्छी जगह जो हो सकती है, तुम्हारा घर बनाने के लिए, तुम्हारा घर होने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है परीलोक, वैसे ही मुझे आज ये अर्थ नजर आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।